हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका वेलकम है, जोरदार स्वागत है अड्डा 24/7 क्लास 9 और 10 यूट्यूब चैनल पर। मैं राघवेंद्र सिंह आपके लिए क्लास 9th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस चैप्टर का, ग्रेविटेशन चैप्टर का लेकर आ चुका हूं। जी हाँ, इस सेशन में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लास 9 चैप्टर जो है 10 ग्रेविटेशन इस चैप्टर का है ना। तो ग्रेविटेशन चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको चलिए डिस्कस करते हैं। और मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर देना होगा। तो आंसर अपना कमेंट सेक्शन में जरूर दें, है ना। और पहले कि मैं इस क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करूं, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दो, है ना बच्चों, ताकि धमाकेदार प्रैक्टिस करेंगे और धुआंधार पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखो क्या है पहला क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन। एक ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 10 न्यूटन है व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट का वेट 10 न्यूटन है। व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो उसका वेट क्या होगा अगर उसका वेट मून के सरफेस पे मेजर किया जाए। तो वेट क्या होता है, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए बच्चों। तो वेट होता है आपका mg। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg, क्योंकि वेट एक टाइप का फोर्स होता है। और फोर्स मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g मल्टीप्लाई कर देंगे मास में तो फोर्स निकल के आ जाएगा। उसी फोर्स को हम वेट कहते हैं, है ना। तो अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है g, है ना, यानी 9.8 के बराबर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। और अगर मून पे बात करें तो मून पे होता है g/6। तो ये रिलेशन हमको पता होना चाहिए, बिना इस रिलेशन के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मास तो अर्थ और मून दोनों केस में ऑब्जेक्ट का मास तो m ही रहेगा। ऑब्जेक्ट का मास अर्थ और मून पर सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ के केस पे g है, तो मून के केस पे g/6 होता है, ठीक है। अब वेट ऑन अर्थ, तो अर्थ पे जो वेट है वो mg के बराबर होगा, और वो कितना दिया है, 10 न्यूटन, है ना। तो वेट ऑफ मून कितना होगा, तो मास तो वही रहेगा, लेकिन मून के केस में g क्या हो जाएगा, g/6। तो ये हो गया mg/6। mg की वैल्यू कितनी है, तो mg की वैल्यू दी हुई है कितनी, 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन को अगर 6 से डिवाइड कर दो तो उसी ऑब्जेक्ट का वेट आ जाएगा कहाँ, मून के सरफेस पे। अब इसको 10/6 करोगे तो ये आएगा 1.66, ठीक है, न्यूटन। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन आपका सी सही है, सी, ठीक है। आंसर इज द सी। क्लियर है, समझ में आया। लॉजिक पकड़ा आपने, बिना लॉजिक के इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। लॉजिक पकड़ो, कंसेप्ट पकड़ो, तब क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है। समझ में आया। आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है 1.66 न्यूटन। हमने सॉल्व करके देख लिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या लिखा है, इन द रिलेशन F=g m/m/d², द क्वांटिटी g, कैपिटल G है ये, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g होता है। अब बच्चों को अंतर नहीं पता होता है स्मॉल g और कैपिटल G में, ये बहुत दुख की बात है। लेकिन अब दुख गए, दुख के दिन बीते रे भैया, अच्छे दिन आयो रे। अच्छे दिन इसलिए आ गए हैं क्योंकि स्मॉल g और कैपिटल G की वैल्यू अलग अलग होती है, और इसका जो कंसेप्ट है वो भी अलग अलग होता है। ये इसमें कंफ्यूज मत होना। स्मॉल g को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, लेकिन कैपिटल G को यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं। और इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन स्मॉल g की वैल्यू प्लेस टू प्लेस बदलती है, अर्थ पे कुछ और, मून पे कुछ और, जुपिटर पे कुछ और। तो g वेरी करेगा, कैपिटल G वेरी नहीं करेगा, है ना। अब यहाँ किसकी बात पूछी है, कैपिटल G की बात पूछी है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ g at the place of observation, is used only when the earth is one of the two masses, is greatest at the surface of the earth, is universal constant of nature। अब इस
क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी मास इनटू मास अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इसमें ये जो कैपिटल जी है, तो कैपिटल जी के बारे में इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। तो क्या कैपिटल जी डिपेंड करता है स्मॉल जी की वैल्यू पर? नहीं, तो ये गलत है। क्या कैपिटल जी हम तभी यूज करेंगे जब इन दोनों मास में से एक मास अर्थ का हो? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कैपिटल जी इज द ग्रेटेस्ट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे कैपिटल जी ग्रेटेस्ट होता है? नहीं, ये तो हर जगह कैपिटल जी ही रहता है, तो ये भी गलत। कैपिटल जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ नेचर, तो नेचर में ये इसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है, यूनिवर्सल। जी हाँ, तो सही आंसर क्या है? सही आंसर बता सकते हो? सही आंसर डी है। ठीक है, सही आंसर क्या है? डी है। और अगर इसकी यूनिट पूछे, कैपिटल जी की यूनिट पूछे, तो कैपिटल जी की यूनिट कैसे निकालोगे? आराम से निकाल सकते हो। F इक्वल टू जी m अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, तो g के बराबर क्या हो जाएगा? F इंटू डी स्क्वायर अपॉन m इंटू एम। फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर, और ये केजी और केजी तो केजी का स्क्वायर। ये हो गया यूनिट किसका? यूनिट ऑफ कैपिटल जी। तो ये हो गई यूनिट और ये रहा आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पीए यानी पास्कल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। अब ये बहुत ही भयंकर क्वेश्चन है। भयंकर इसलिए कि जरा सा मिस्टेक आपको गलत आंसर टिक करा देगा। जी हाँ, जी हाँ, प्रेशर क्या होता है? पहले फॉर्मूला देखो, तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। मान लो ये कोई एरिया है जिस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो ये फोर्स इस एरिया पे लगा ना, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये जो एरिया है इस पे फोर्स लगा, तो फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दो, क्या निकल के आ जाता है? प्रेशर। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हुआ कि नहीं? जी हाँ, तो ये तो सही है। सेकंड क्या लिखा है? पास्कल। पास्कल होता है क्या? अरे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही तो पास्कल कहते हैं और पास्कल को पीए लिखते हैं। जैसे न्यूटन का सिंबल एन होता है, उसी तरह पास्कल का सिंबल पीए होता है। ठीक है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहते हैं। साइंटिस्ट जो थे उनके नाम पे इसको रखा गया। जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो न्यूटन तो साइंटिस्ट का नाम था, है ना? उसी तरह पास्कल भी साइंटिस्ट का नाम था, ब्लेज पास्कल। उनके नाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल कहते हैं। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल के बराबर मान लिया गया है। तो इसका मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, तो फिर आंसर क्या होना चाहिए? बोथ। आंसर क्या होना चाहिए? बोथ। तो आंसर है क्या? बोथ। आंसर है क्या? बोथ। क्लियर? तो ये कंफ्यूज मत होना। तो ये छोटी छोटी दिक्कतें, अब कई बच्चे पहला टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, सोचेंगे कि सही है, लेकिन वो भूल गए कि यहाँ पीए मतलब पास्कल था, और पास्कल मतलब ही न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो वो भी आंसर सही है। ठीक है, जैसे फोर्स का, इसको ऐसे समझो, जैसे फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास का केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स की यूनिट केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इसको चाहो तो न्यूटन भी लिख सकते हैं, तो दोनों सही है। उसी तरह प्रेशर को, चाहे प्रेशर की यूनिट चाहे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हो, चाहे पास्कल को हो, दोनों करेक्ट है, इसलिए आंसर क्या गया? आंसर गया सी। सी 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 सी। क्लियर?
कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत आराम से प्रश्नों को हल कर रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने में सिर्फ कंसेप्ट हम देख रहे हैं, कोई फालतू बात नहीं। कंसेप्ट पकड़ो, आंसर मिलेगा, झोली भर भर के मिलेगा। अरे भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, मैं जाऊंगा ना खाली हाथ। खाली हाथ नहीं जाना है, हमको सॉल्व करके जाना है ना। चलो बहुत बढ़िया। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन SI यूनिट? अच्छा, अब देखो रिलेटिव डेंसिटी दिया है और सिल्वर की डेंसिटी पूछा है, तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब कहीं ना कहीं किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से कंपेयर किया जा रहा है, रेशियो निकाला जा रहा है। तो हम जब रिलेट करते हैं एक को दूसरे से तो वो चीज रिलेटिव होती है ना। मैंने क्या बोला? चंदू के कंपैरिजन में, है ना, चंदू के कंपैरिजन में रोहित के ज्यादा मार्क्स आए, तो ये रिलेटिव है, कंपैरिजन है कि नहीं? उसी तरह अगर मैं कहूं कि पानी के कंपैरिजन में अगर मैं सिल्वर का डेंसिटी निकालूं तो ये कौन सी डेंसिटी होती है? रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो अब आपको समझ में आ गया होगा। रिलेटिव डेंसिटी निकाल किसका रहे हैं? तो निकाल हम सिल्वर का रहे हैं, तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर ऊपर हो गया। जिसकी डेंसिटी निकालते हैं, जिसकी रिलेटिव डेंसिटी निकालनी होती है उसका डेंसिटी ऊपर लिखते हैं। तो जैसे कि मुझे रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है किसकी? सिल्वर की, तो सिल्वर की डेंसिटी ऊपर लिखूंगा। और इसकी डेंसिटी किसके कंपैरिजन में? तो हमेशा कंपैरिजन किससे होता है? वाटर से, याद रखिएगा। और वाटर की डेंसिटी आपको याद होनी चाहिए, याद नहीं है तो याद कर लो, 10 की पावर 3 यानी 1000 kg पर मीटर क्यूब। कई बार क्वेश्चन में हो सकता है ना दे, तो नहीं देगा तो रोना मत, नहीं दिया। रोना नहीं है मेरे बच्चों, आपको याद होना चाहिए। आप साइंस के बच्चे हो तो साइंस का बच्चा याद करेगा, ठीक है। साइंस का बच्चा बुक के भरोसे नहीं बैठेगा कि मुझे दे तब मैं याद करूं। बुक में लिखा है इसलिए ताकि आपको याद हो। तो बच्चों आज के बाद कभी भी मत पूछना, जोर लगा के बोलना याद है। 10 की पावर 3 यानी 1000 kg पर मीटर क्यूब। अंडरस्टूड है? ये डेंसिटी होती है वाटर की, और वाटर की डेंसिटी से ही कंपैरिजन होता है। तो ये हो गया डेंसिटी ऑफ वाटर। अब आपको निकालना सिल्वर की है, तो रिलेटिव डेंसिटी दिया है 10.8, दिया है कि नहीं? जी हाँ दिया है, 10.8 दिया है ना। इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर पूछ रहा है, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? तो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितनी हो जाएगी? अब इसमें कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10.8 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो इसको सॉल्व करो, चाहो तो ऐसे लिख दो। तो ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। क्या रहा? ये रहा हमारा आंसर, 10.8 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर? और ये रहा रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला। तो जब भी कोई रिलेटिव होता है वहाँ कंपैरिजन होता है, और रिलेटिव डेंसिटी में कंपैरिजन हमेशा वाटर की डेंसिटी से होता है। तो वाटर की डेंसिटी के कंपैरिजन में किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जब निकालते हैं तो हम दोनों डेंसिटी का रेशियो लेते हैं, और यही रेशियो क्या कहलाता है? रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन में ये कहा है कि एक बॉल को हम वर्टिकली थ्रो कर रहे हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड नहीं, ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, विथ ए वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। कितने वेलोसिटी से हमने ऊपर फेंका? 49 मीटर पर सेकेंड से। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है ना, सिचुएशन ऐसी है, 49 मीटर पर सेकेंड से फेंका,
तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, है ना, ये तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई। शुरुआत में कितनी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, u। अब ये बॉल ऊपर जा रहा है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा है, तो बॉल के डायरेक्शन, बॉल के मूवमेंट जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो बॉल की जो वेलोसिटी होगी वो बढ़ेगी कि घटेगी। तो जाहिर सी बात है कि बॉल ऊपर जा रहा है लेकिन फोर्स नीचे लग रहा है, तो वो लगातार फोर्स उस बॉल की वेलोसिटी को धीमे करेगा। तो बॉल की रफ्तार धीमे होती जाएगी और एक समय आएगा कि बॉल हवा में जाकर थोड़े पल के लिए रुक जाएगी, तो वो हो गई उसकी फाइनल वेलोसिटी। क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी यानी कि v। और फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर होगी, 0 के बराबर, है ना। अब यहां से लेकर यहां तक ये क्या होगी, बॉल ने जो हाइट क्या किया है, हाइट अटेन किया है, ठीक है। चलिए ये सब पता चल गया। अब इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, ठीक है, g की वैल्यू दी नहीं है, g की वैल्यू अंडरस्टूड है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जब नहीं कहा जाए 9.8 लेंगे और जब बोल देगा 10 लेने को तो तब 10 लेंगे, है ना। वैसे एग्जैक्टली होता है 9.8, तो ये तो हमको पता है। तो अब आपसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। मैक्सिमम कितने हाइट तक ये राइज करेगा। तो हाइट निकालना है तो पहले हमको टाइम निकालना पड़ेगा कि ये नीचे यहां से यहां तक जाने में, इस हाइट को ट्रेवल करने में कितना समय लगा। तो हम लगाएंगे फॉर्मूला v = u - gt लगाएंगे। माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि बॉल ऊपर जा रहा था, तो जब बॉल ऊपर जाए और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगे तो अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो माइनस लेंगे, ठीक है। तो हमने अब फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 49 मीटर पर सेकेंड, माइनस जी कितना है, 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम निकालना है। क्लियर। अब इसको मैं सॉल्व करूं, किधर सॉल्व करूं, यहां सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो -49 = -9.8 t, ये कट गया, है ना। और ये आ जाएगा आपका कितना, 490 = 98 t, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 2, और टाइम यहां से आ जाएगा कितना, 5 सेकेंड। टाइम आ गया 5 सेकेंड। चलिए अब अभी आधा काम हुआ है, हाइट निकालना बाकी है ना। तो हाइट = क्या हो जाएगा, ut -12 gt²। तो u कितना है, 49, इंटू टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड, माइनस हाफ g 9.8 इंटू t², 5 × 5, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर देखो 549, 5 9 या 45, 5 4 या 20, 245। और जब आप इसमें से ये क्वांटिटी माइनस करोगे, माइनस करके देख लो क्या आएगा आपका आंसर, 122.5 आएगा, ठीक है। मैं आपके सामने कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। देखो 49 × 5, 49 × 5 245 आता है, ठीक है। अब मैं ये सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, ये पूरा, और फिर 245 में से माइनस कर दूंगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 9.8 × 5 × 5 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 122.5। और 245 में से 122.5 माइनस करो तो 245 में से माइनस 122.5, तो बचा क्या, 122.5। आ गया आंसर, है कि नहीं। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसको दो पार्ट में हमने सॉल्व किया। पहले तो v = u - gt से t निकाला, यानी टाइम, कि उसको हाइट पे जाने में कितना समय लगा, और फिर टाइम पता चल गया तो फिर इस फॉर्मूले से हमने हाइट निकाल लिया। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा है, कैलकुलेट द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ
इन टर्म्स ऑफ जी, जी एंड आर। डेंसिटी अर्थ की पूछी है, एवरेज डेंसिटी। तो डेंसिटी मतलब क्या होता है? तो डेंसिटी मतलब होता है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, चलो अब मास और वॉल्यूम पहले निकाल लें। तो अर्थ अगर स्फीयर मानते हैं हम लोग, जिसका रेडियस r है, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो ये हम यहां पुट कर देंगे। ठीक है, और अगर मास की बात करें, वो भी जी और r के टर्म्स में डेंसिटी निकालना है, तो मास में भी कहीं ना कहीं ये आना चाहिए। तो हमको स्मॉल जी का फॉर्मूला पता है, कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो यहां से मास निकाल लेंगे, तो मास क्या हो जाएगा? जी इंटू आर स्क्वायर, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और कैपिटल जी से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा क्या आ गया? मास। इसको यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब पुट करो। जब आप पुट करोगे ये हो जाएगा जी आर स्क्वायर अपॉन जी, और ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आर स्क्वायर से यहाँ कटेगा तो नीचे आर बचेगा, 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3g 4 पाई कैपिटल जी आर। तो ये रहा हमारा एवरेज डेंसिटी का आंसर, 3g अपॉन 4 पाई जी आर। देखो वही आंसर है, देख लो निकल गया आंसर, 3g अपॉन 4 पाई जी आर। निकला कि नहीं? तो ये देखो आंसर निकल गया मेरे बच्चा लोग, आंसर निकल गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ए कार फॉल्स ऑफ ए लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। कार जो गिरी, फॉल की, तो जमीन से टकराते समय जस्ट कुछ पल पहले कार की स्पीड क्या होगी? ठीक है, तो कुछ सिचुएशन ऐसी है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहां भी आप फॉर्मूला सिचुएशन ऐसी है, देखो डायग्राम बना लोगे ना तो चीजें समझ में आने लगेंगी। कार यहां थी, है ना, ये कार थी। अब कार यहां से क्या हो गई? फॉल कर गई, गिर गई। तो जब ये नीचे गिर रही थी तो धीरे धीरे इसकी रफ्तार बढ़ रही थी, तो जमीन से टकराते समय इसकी स्पीड क्या होगी, यही तो पूछा है। तो जब यहां से गिरी तो ये इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। फाइनल वेलोसिटी पूछा है हमसे, g की वैल्यू क्या लेंगे? 10, है ना। तो लगा दो v इक्वल टू u प्लस gt। अब प्लस क्यों लिए? क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है और कार का मूवमेंट भी नीचे हो रहा है, तो फोर्स के डायरेक्शन में होगा मूवमेंट, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेंगे। तो g की वैल्यू यहाँ इसीलिए प्लस ली गई है। ठीक है, फाइनल निकालना है, इनिशियल क्या हो जाएगा? 0, और g की वैल्यू है 10 इंटू, ठीक है, टाइम कितना लगा? टाइम दिया है 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो कार की रफ्तार कितनी रही बताइए? तो कार की रफ्तार रही, अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड। ये रहा आंसर, देखो 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? 5 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान था। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जी की वैल्यू प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, बस यही सारा कंसेप्ट लगाना है और वैल्यू पुट करना है, आंसर निकाल लेना है। अब इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और है जो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो क्वेश्चन तो वही है, बस लास्ट में बदल गया। पिछले वाले में टाइम पूछा था, स्पीड पूछा था स्ट्राइक करते समय। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि वो कितने ऊंचाई से कार गिरी। तो कार कितने ऊंचाई से गिरी, तो हाइट निकालने के लिए कोई फॉर्मूला आपको पता है बच्चों? ध्यान कीजिए, 3 फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो उसमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा? न्यूटन लॉ ऑफ इक्वेशन का। तो जाहिर सी बात है हाइट निकालना है तो ये लगेगा। हाँ, अब ये तो पूरा 0 हो जाएगा, क्यों? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो हाइट क्या हो जाएगा? हाफ जी कितना है? 10 इंटू टाइम कितना लगा? 0.5 इंटू 0.5,
0.5 इंटू 0.5 है ना, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, तो ये हो गया 125 और ये पॉइंट और पॉइंट 2 डिजिट लगेगा और ये मीटर में आ जाएगा, तो आंसर आएगा 1.25 मीटर। ठीक है, देख लो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो आ गया ना, तो कितने आसान तरीके से हमने सॉल्व किया है ना। चलिए, तो इस तरीके से हमने आज के इस सेशन में ग्रेविटेशन चैप्टर, जो कि क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए और ये क्वेश्चन हमारे कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा, है ना। आई होप कि आपने इस सेशन को अच्छे से देखा होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक जुड़े रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए अड्डा 24/7 क्लास 9 और 10 पर। थैंक यू, जय हिंद।